हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। ये लेक्चर उन्हीं को मिला है जो टेस्ट पास किया है साहब, है ना। जो टेस्ट पास किया है उन्हीं को लेक्चर मिला है। सर मतलब ये जो फेल हुआ है उनको लेक्चर नहीं दोगे क्या? अभी तो नहीं, एग्जाम टाइम पास में आएगा तब देखेंगे, बट अभी तो नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, है ना। अपना सीधा सा फंडा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करोगे साहब, ठीक है। अब सर लेक्चर नंबर 9 मिलने पे खुशी हो रही है हमको, क्यों? क्योंकि हमने इस बहाने सबसे पहली चीज पढ़ाई कर ली। दूसरी चीज सर, हमें ऐसा लग रहा है हमने कुछ कमाया है, हमने अपनी मेहनत से कुछ कमाया है साहब, है ना। हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, लगना भी चाहिए। अब उसके पहले लेक्चर चालू होने से पहले कुछ टेस्ट का डिस्कशन, थोड़ा सा 1-2 मिनट। सबसे पहला टेस्ट में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्टूडेंट पास हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया चीज है भाई, 99% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 92 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, आगे तो काफी बढ़ जाएंगे, बट बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, सब पास हो रहे हैं ऑलमोस्ट। सर इससे पता क्या पड़ रहा है, बच्चे पढ़ाई करना चालू कर दिए। दूसरा, उनको पता है मेरे बारे में कि भैया मैं लेक्चर नहीं दूंगा जब तक पास नहीं होगे। सर आप ऐसे ही हो? हाँ मैं ऐसा ही हूँ भाई। अच्छी बात है यार, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पास हो जाओगे, दुआ मिलेगी मेरे को, और क्या, है ना। तीसरी चीज, लेक्चर में टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे साहब। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे। क्या था क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था कि आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट एंड यू विल यू स्कोर 80+ मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन था, है ना। मेरा टेस्ट का पर्सपेक्टिव ये नहीं रहता कि तुम पढ़ाई किया नहीं किया, कितना किया, वो तो रहता ही है, बट उसके साथ साथ मैं तुमको जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेंटली तुम क्या सोच रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में तुम्हारा फीलिंग क्या है, ऐसा फीलिंग डेवलप हुआ कि नहीं हुआ सब्जेक्ट के बारे में, वो भी मैं जानता हूँ। तो मैंने पूछा था, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट, विल यू स्कोर 80+ मार्क्स? तो कुछ लोग बोले यस, कुछ लोग बोला नो, और कुछ लोग बोला मे बी। अरे भैया, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, जिनका नो है उनको तो हम 100% पे ला देंगे, मे बी वालों को भी ला लेंगे यस पे। बट एक चीज बताना चाहता हूँ यार, कभी भी लाइफ में है ना, दो डिसीजन रखो, आइदर यस और आइदर नो। या तो मैं काम करूंगा, सिंपल सा चीज है यार। अगर तुमको किसी ने पूछा खाना खाओगे क्या, तुम बोलोगे खाना, यस खाना खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, खा लूंगा मन होगा तो। अरे ऐसा नहीं होता यार, है ना। तो अवॉइड करो दिस टाइप ऑफ डिसीजन, मे बी मुझे पसंद नहीं है ना, मे बी अवॉइड करा करो यार कभी भी। तो यस और नो। दूसरा चीज है ना, तुम्हारे को एक्चुअल अभी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप करना किसी भी चीजों से। मैंने टेस्ट में एंड में लिखा था कि तुम्हारे मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम साहब, कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने भैया 40/40 लिख दिया, और देखता हूं मैं तो आए मात्र 30 मार्क, कुछ लोग को आए 22 मार्क। अरे भैया, तुम इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उतना तो आना ही चाहिए ना कम से कम। तो वो तुमको पता पड़ता है कि तुम्हारा जजमेंट किस लेवल पे है। और कुछ लोगों ने एकदम एग्जैक्ट किया, साहब मेरे को 32 और 34 आएगा, और देखता हूं तो भैया एग्जैक्ट 34 मार्क्स। ये होते हैं भैया, इस टाइप के लोग हैं ना, मतलब परफेक्ट जजमेंट। अब उनको पता है कि भैया मेरा ये तो क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया है, इस क्वेश्चन मेरा गलत होगा, है ना। और कुछ लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि आई विल स्कोर ओनली 22 मार्क्स, और देखता हूं तो भैया आते हैं उनके 34-36 मार्क्स। क्या है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो। अपने आप को कम से कम जानो यार कि भैया मेरे को इतनी चीज पता है, मैं इतना चीज कर पाता हूँ, एंड आई एम कैपेबल ऑफ दिस, ओके। अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 4 पे। सर ये लेक्चर में आप चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हो? मैं बोला हाँ, जो नया चैप्टर एड ऑन हुआ है, बहुत ही जोरदार, आलीशान, मजेदार चैप्टर है। सब्जेक्ट तो है ही, चैप्टर भी बहुत जोरदार है। इस चैप्टर से हाईएस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर की लाइन पढ़ोगे ना, हर एक लाइन में मैं एमसीक्यू बना सकता हूँ इसकी, हर एक लाइन में एमसीक्यू बना सकता हूँ। सर क्यों? क्योंकि ये चैप्टर है ना पूरा कोरिलेटेड है, और इस चैप्टर को टेस्ट के बाद रखना, इस चैप्टर को टेस्ट के बाद रखने का पर्सपेक्टिव यही था कि तुम पहले के चैप्टर पढ़ के आओगे, है ना, तभी ये चैप्टर ढंग से समझेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हारा ईआरएम के बारे में डिस्कशन हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिस्कशन हुआ है, रिस्क के बारे में डिस्कशन हुआ है, रिस्क एपेटाइट के बारे में डिस्कशन हुआ है, और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है, सॉरी, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। और ये सब चीजें तभी समझ में आएगी जब पहले के लेक्चर देखोगे। और अपन ने तो देखे हुए, टेस्ट पास किए मतलब लेक्चर तो देखे हुए ना साहब। इसीलिए मैंने टेस्ट रखा था, और ये भी एक रीजन है कि इसके बाद मैं 4th चैप्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ चैप्टर पे। पहले चैप्टर का ओवरव्यू देंगे साहब कि चैप्टर में है क्या, भाई चैप्टर बोलना क्या चाहता है ना। ईआरएम बोलता हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बोलना क्या चाहता है, पहले मुझे ये बता दो। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज मुझे बोलता है कि भैया तुम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना, तुम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, बना के दो मुझे, जिससे एक से ना, पेन ले लेता हूं, एक सेकंड,
ठीक है। जिससे है ना मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल है सर वैल्यू क्रिएशन। हर एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? उसे चाहता है कि भैया मेरी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाए, मेरी जो पैसा लगाया 100 रुपए लगाऊं वो 200 हो जाए, 200 लगाया वो 400 हो जाए, उसका वैल्यूएशन बढ़े। वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही रहेगा, कंपनी में ईआरएम सही रहेगा, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सही रहेगा, तब ये सब चीजें पॉसिबल है। बरोबर? बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप। अब एज अ रिस्क मैनेजर तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है कि कंपनी में ईआरएम किस तरीके से काम कर रहा है, ईआरएम और इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या रिलेशनशिप है ना। और तुम्हें देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज कैसी बनाओ जिसके मदद से कंपनी का गोल, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का विजन अचीव हो पाए। ठीक है। फिर इस चैप्टर में बोला गया है कि हमें हमारी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना है। हमें हमारी स्ट्रेटेजीज ऐसी बनाना है कि वो रिस्क का भी ध्यान रखे। स्ट्रेटेजीज बनाते हो क्या क्या चीजों का ध्यान में रखूं, उस चीजों के बारे में बोला गया है। फिर तुम्हें इस चैप्टर में बात किया गया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में। बहुत ज्यादा और बढ़िया सा डिस्कशन दिया गया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, है ना, लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें मैंने बोला था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ओवरऑल पिक्चर देगा। शेयर होल्डर को सर इतनी सारी रिपोर्ट नहीं समझ में आता है यार, तुम्हारा स्टेट ऑडिट रिपोर्ट, ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, भैया मेरे को रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे को जो जो चीजें देखनी है वो बताओ, है ना, मेरे को जो जो चीजें देखनी है वो बताओ। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नेंस प्रिंसिपल कैसे है, बिजनेस का मॉडल कैसा है, रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो बताओ मुझे परफॉर्मेंस बताओ, मुझे एक आउटलुक दो कंपनी के बारे में, तुम्हारा एक प्रेजेंटेशन दो इस चीजों के बारे में, है ना, रिस्क, है ना, ये सब चीजों के बारे में तुम मुझे बताओ। कौन बोलता है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, है ना। इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे रिपोर्ट भी बनाने बोल सकता है। फिर उसके बाद तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे रिस्क कल्चर के बारे में। रिस्क कल्चर हमने स्टार्टिंग में बताया था। सर एक ऐसा कल्चर डेवलप करो जिसके बारे में, रिस्क के बारे में सभी को पता हो, हर एक बंदे को नॉलेज हो कि भैया इस ऐसी ऐसी चीजें हुई तो ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे। याद है हम आईबीएम का एक केस स्टडी बताया था, आईबीएम में रिस्क, है ना, तो वहां पे सबको बढ़िया से पता था। रिस्क कल्चर का एक दिन में डेवलप हो जाएगा। आज मैंने नींद में उठा और बोला नहीं नहीं कंपनी में रिस्क कल्चर लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, एक दिन में नहीं होता। इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इट्स अ जर्नी, है ना। आगे क्या बोलता है? फिर हमें देखना है आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी। सर आईटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताओ सर। आजकल पता है हर एक चीज आईटी ड्रिवन होती है, हर एक चीज आईटी से है ना। अगर बोला जा रहा है आफ्टर दिस कोविड इफेक्ट, स्टार्टअप जर्नी और हर एक जर्नी में बोला जाता है कि अगर कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, फिर से बोल रहा हूं, अगर कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो वो कंपनी सस्टेन करेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज आईटी इज द टेक्नोलॉजी, करेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचर, आईटी इज अ फ्यूचर। अब आईटी के लिए एक डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाओ। सर डिजास्टर रिकवरी प्लान मतलब क्या? डिजास्टर मतलब क्या? अगर कोई भूकाल आ गया, भूकंप आ गया, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, ये बताओ मुझे। अगर कोई गलत हो गई, कोई चीज गलत हो गई, तो उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे ये बताओ साहब, है ना। तो आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी के बारे में ये बोला गया। दिस इज अ ओवरऑल व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट बोलता टॉपिक, है ना। तो अब मैं आता हूं सर पॉइंट नंबर 6 पे, पेज नंबर 4.18, है ना, पेज नंबर 4.18, है ना। एक सेकंड, हाँ, सबसे पहला बोलता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी। हाय हाय हाय, देखो आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी में क्या बोलना चाहता है ये? मैंने तुमको सबसे पहले बताया कि आईटी जो है मॉडर्न एरा में, है ना, देखो वही बोल रहा है, आईटी जो है मॉडर्न एरा बिजनेस जो है आईटी पे चलेगा साहब। और इधर एक चीज का डिस्क्रिप्शन जिक्र किया गया है, वो बोलता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। हाय हाय हाय, इस चीज के बारे में बोला है आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? तो एक चीज बताओ, आज की तारीख में तुम ऑफिस में बैठ के किसी को चिट्ठी लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो सर, ईमेल लिखता हूं मैं, ठीक है, करेक्ट, मैं ईमेल लिखता हूं, है ना, मैं इंटरनेट का यूज करता हूं, है ना, मैं ईमेल यूज करता हूं, मैं टेलीफोन यूज करता हूं, अदर्स, है ना, अदर साउंड बेस्ड डिवाइसेस और वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन मीन्स यूज करता हूं, करेक्ट ना। तो वही है मेरा क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सर मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि आज की तारीख में आईटी
जो है मॉडर्न एरा के ऑर्गेनाइजेशंस जो है आईटी से मूव होके आईसीटी की तरफ मूव हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रति मूव हो चुके हैं। सर आईसीटी है क्या? व्हाट इज एन आईसीटी? तो आईसीटी रिफर्स टू अ टेक्नोलॉजी, क्या बोलता है एक से ना, ICT refers to technology, कहाँ गया भाई? हाँ, ICT refers to a technology which provides an access to information. Thank you, right? है ना, which provide an access to information to telecommunications, correct? है ना? फिर दूसरा क्या बोलता है? IT is similar to information technology, वो तो पता है ना? Focuses primarily on communication technology, sorry, it है ना? It focuses on communication technology और communication technology में ये आता है ना? ICT के बारे में ये बोला है जो मैंने तुमको समझाया। फिर उसके बाद है ना, इसके बाद ये बोलता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के जहां पे आईटी का इंपॉर्टेंस बताया गया है। सर बैंक में तुमको पता है कि अगर बैंक में मैं आईटी यूज नहीं करूंगा, पहले के जमाने में क्या होता था, पैसे जमा करवाना है, लाइन में खड़े रहो, थप्पा लगाता था, होता था। आजकल क्या होता है, मशीन के थ्रू होता है, तुम मशीन में जाओ, पैसे डालो, अपने आप डिपॉजिट हो जाता है। आईटी भाई, आईटी की वजह से हुआ है। सर ऐसी कंपनी जो सेंट्रली ईआरपी मॉनिटर कर रही है ना, ईआरपी लगाया हुआ है, सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं, सर उनको कितना आईटी पे डिपेंडेंट है ना, वही बोल रहा है। बैंक्स के बारे में बोला गया है, फिर बोलता है ईआरपी कंपनी के बारे में बोला गया है। सर एयरलाइन कंपनीज है ना, आजकल टिकट्स ऑटोमेटेड जनरेट होती है ना, काफी चीजें आईटी पे डिपेंडेंट है। फार्मा कंपनीज, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, रेलवेज का जो टिकट मैनेजमेंट होता है, 1000 ऑफ द रेलवेज पैसेंजर्स मैनेज होते हैं ऑटोमेटेड टिकट के थ्रू, है ना सर, ये सब आईटी के थ्रू। सर इमेजिन करो, इमेजिन करो कि आईटी फेल हो गया, आईटी फेल हो गया तो क्या करना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोलता है कि भैया जी आईटी फेल हो जाएगा भरोसा नहीं, हैक हो जाएगा भरोसा नहीं, क्योंकि आफ्टर कोविड हैकिंग वेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ेगा। सर इसलिए बोलता है एक आप डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाओ साथ में, क्योंकि हेडिंग भी बोलता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट, आईटी का रिस्क मैनेज करो और डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाओ। सर डिजास्टर रिकवरी प्लान मतलब क्या? सर अगर कुछ मुसीबतें आ गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो ऐसा एक प्लान होना चाहिए मेरे पास जिससे मैं बच सकूं, जिससे मैं बच सकूं। देखो क्या बोलता है, हेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन अप्रोप्रिएट डिजास्टर रिकवरी एंड और है ना, एंड या और कंटिजेंसी प्लान, है ना, कंटिजेंसी प्लान, है ना, कंटिजेंसी प्लान। सर कंटिजेंट इवेंट मेरे को पता है, कंटिजेंट इवेंट तुमको पता है अच्छे से। अगर ये इवेंट हो गया, अगर ये इवेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा, है ना, फॉर रिज्यूमिंग द ऑपरेशन फ्रॉम डिस्ट्रप्शन, है ना, डिस्ट्रप्शन से बाहर आने के लिए मेरे पास एक प्लान होना चाहिए। आगे क्या बोलता है, the disruption of a business operation can cause due to an unforeseen man-made or natural disaster, है ना, हो सकता है, कभी भी हो सकता है, man-made हो सकता है या natural disaster हो सकता है, and this may lead to loss of a productivity, revenue, market share among many other, है ना, among many other impacts, और कई impacts ऐसे आ सकते हैं, उस चीज के बारे में बोला गया है। आगे देखो क्या बोलता है। अब क्या बोलता है, आईटी इज प्रोन टू एन इंक्रीज रिस्क, आईटी में रिस्क बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, सभी को पता है, एंड इट कैन लीड टू फेलियर एंड दस इंपैक्टिंग ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशन अगर आईटी फेल हो गया, मान लो कि अमेजोन का जो ऐप है वही नहीं चल रहा है, अब अमेजोन का ऐप नहीं चल रहा है तो भैया ऑर्डर कहां से लूंगा, ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा तो डिलीवरी कैसे करूंगा, मेरा धंधा तो बैठ जाएगा। मेरा तो बिजनेस आईटी बेस पे चल रहा है ना साहब, मेरा बिजनेस तो आईटी बेस पे चल रहा है, बुक माई शो का बिजनेस आईटी बेस पे चल रहा है, पेटीएम का बिजनेस आईटी बेस पे चल रहा है, एवरी सेकंड कंपनी यू नेम इट, एवरी सेकंड कंपनी यू नेम इट, सबका बिजनेस आईटी पे चलता है ना, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, अब वही बोलता है कि अ फेलियर इन आईटी, फेलियर इन आईटी इन कारणों की वजह से हो सकता है साहब, जैसे कि सर सर्वर डाउन हो गया, हैकर हो गया, है ना, ये सब रीजन की वजह से, एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दिया, कोई थेफ्ट हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, है ना, कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, इन सब कारणों की वजह से, है ना, पढ़ लेना, मैं बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन इन कारणों की वजह से तुम्हारा तुम्हारा क्या हो सकता है, आईटी फेलियर हो सकता है ना। अब देखो क्या बोलता है, आगे बोलता है कि इसीलिए 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 हमें क्या बनाना है, इसलिए हमें बनाना है डिजास्टर रिकवरी प्लान। देखो क्या बोलता है, डिजास्टर इज अ फिजिकल इवेंट व्हिच इंटरप्ट्स अ बिजनेस प्रोसेस खराब कर देगा, करेक्ट, है ना, to threaten the vulnerability of the organization, the basic objective of a disaster recovery plan, हमारा उद्देश्य क्या है डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाने का, क्या बोलता है, is to document the set of procedures। सर एक ऐसी प्रोसीजर बना के रख लो, ऐसे प्रोसीजर बना के रख लो, टू डॉक्यूमेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ बिजनेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इफ डिजास्टर टेक प्लेस। अगर सर उल्टा सीधा हो गया, कुछ गलत हो गया, इन सब कारणों की वजह से कुछ गलत हो गया, तो सर मेरे पास डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए जो मुझे बचाएगा, जो मेरी कंपनी को बचाएगा, ठीक है। और आगे क्या वो बोलता है, द थ्री बेसिक स्ट्रेटजीज दैट एनकम्पासेस, एनकम्पासेस मतलब है ना,
कॉस्ट टू टेक द डिजास्टर रिकवरी प्लान है ना सर। डिजास्टर रिकवरी प्लान जब भी मैं बना रहा हूं तो इन 3 चीजों का मुझे ध्यान में रखना है। एक होना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होना चाहिए डिटेक्टिव मेजर, और तीसरा होना चाहिए साहब करेक्टिव मेजर्स, है ना सर। 3 चीजों का ध्यान में रखो, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। सर ये मैंने पहले भी बताया और फिर से समझाता हूं। सर करेक्टिव मतलब क्या? चीजों को करेक्ट करना है। करेक्टिव मतलब क्या? चीजों को करेक्ट करना है। प्रिवेंटिव मतलब क्या? उस चीज को रोक दो होने से, है ना। देखो क्या बोलता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल आर डिजाइन टू प्रिवेंट द एरर्स, गलती ना हो, रोकना है मुझे, है ना। और आगे क्या बोलता है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर इंटेंडेड टू अनकवर द एग्जिस्टेंस ऑफ एरर, है ना, डिटेक्ट करना, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एरर, इनएक्यूरेसीज और फ्रॉड दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है उसे मैं डिटेक्ट कर पाऊं यार, मेरे को पता पड़ जाए कि हो रहा है। प्रिवेंटिव मतलब हो ही ना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया, प्रिवेंटिव मेजर, सॉरी 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 हाँ। तो क्या बोल रहा है, प्रिवेंटिव मेजर मतलब क्या कि देखो एक बार ये लाइन पढ़ते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझेगा। देखो, इंटरनल कंट्रोल्स आर आइदर प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव, ठीक है, या तो वो प्रिवेंटिव रहेंगे या तो डिटेक्टिव रहेंगे। आगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल आर डिजाइंड टू प्रिवेंट द एरर्स, एरर ना हो, इनएक्यूरेसी और फ्रॉड बिफोर इट ऑकर्स, ठीक है। अब इधर कुछ एग्जांपल दिए अपने को बढ़िया वाले, देखो अब जैसे इंस्टॉलिंग अ फायर अलार्म इज अ डिटेक्टिव। क्यों? मुझे पता है सर आग लगेगी, तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा ना कि भैया आग लगी, आग लगी, आग लगी, डिटेक्ट कौन करेगा? फायर अलार्म, है ना। दूसरा क्या बोलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, ये करेक्टिव मेजर है। क्यों करेक्टिव मेजर है? क्योंकि अगर मान लो एम्प्लॉय को चोट लग गई तो ये करेक्शन करने में मदद करेगा। पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। करेक्शन हो रहा है भाई, उसको चोट लगी उसको पैसा दिया, उसको चोट लगी उसको पैसा दिया, करेक्शन हुआ, है ना, ठीक है। अब इस पे है ना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, इसमें दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव, 5-6 केसेस दे देगा और उसमें बोलेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव, ठीक है, वो दे सकता है। फिर आ रहा है बिजनेस कंटिजेंसी प्लान। हाय 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 सर, चैप्टर नंबर 9 का याद आ गया मुझे। चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में सर, कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, अनफॉर्सेबल इवेंट होता है, तो मैं कंटिजेंसी प्लान बनाऊंगा, है ना। उस प्लान के बारे में, है ना, उस प्लान को बनाऊंगा और उस प्लान को मैं देखूंगा कि कैसे काम कर रहा है ना। मैंने उसके बारे में बताया था। फिर उसमें एक और चीज बढ़िया से बताया था कि कोई अगर आउटसोर्सिंग है तो उस पार्टनर का भी तुम देखो कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है, याद आया तुमको, है ना। वो अभी देखो, अभी इधर क्या बोलता है, business continuity plan as a whole is about re-estimating the existing business process, है ना, and function, communication with the business contract and resuming the business process at a primary, है ना, फिर से बोल रहा हूँ, resuming the business process at primary business location, है ना। कंटिन्यूटी प्लान मतलब कि सर मेरे को बिजनेस को कंटिन्यू करवाना है, चालू करवा के दो साहब, मुझे कोई ऐसा प्लान दो, ठीक है, इसलिए बनाया गया बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब बोलता है टेस्टिंग ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान। सर आपने बोला चल मेरे को पता है सर आईटी में रिस्क है, बहुत बढ़िया सर, उसके लिए आपने बोला डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाओ, मैंने बोला बना लिया साहब, बहुत बढ़िया काम किया, वेरी गुड। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? वो बनाने के बाद टेस्ट कर लो, वो बनाने के बाद टेस्ट कर लो साहब। अगर तुम टेस्ट नहीं करोगे ना, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर टेस्ट नहीं करोगे सर तो क्यों टेस्टिंग जरूरी है? सबसे पहला वही रीजन दिया गया है ना, वही रीजन दिया गया है कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है। देखो इधर क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग द डिजास्टर रिकवरी प्लान। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग द डिजास्टर रिकवरी प्लान? सबसे पहला, टू स्टिमुलेट, है ना, टू स्टिमुलेट द कंडीशन ऑफ एक्चुअल बिजनेस रिकवरी सिचुएशन, है ना। सर मुझे पता पड़ेगा कि जब अगर सिचुएशन हुआ तो कैसे वो काम करेगा, पता तो ना। आगे, सर फायर एक्सटिंग्विशर का भी टेस्ट ही नहीं किया, पता ही नहीं सर किसी को आग कैसे बुझाते हैं, है ना। तो भैया आग लग गई तो क्या करोगे? सब तो भागेंगे, अब पता भी नहीं है फायर अलार्म है किधर, पता तो होना चाहिए ना, कैसे बजाना सर, उसका कांच कैसे तोड़ना, है ना, तो वो सब चीजें पता होना चाहिए। आगे क्या बोलता है ना, डिटरमाइन द टाइम कंज्यूम्ड एंड द फिजिबिलिटी, सर कितना टाइम लगेगा फिजिबिलिटी जानने के लिए। आगे, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कहां कमी है वो देखने के लिए। आगे क्या बोलता है, टेस्ट द कंप्लीटनेस ऑफ अ बिजनेस रिकवरी, है ना, बिजनेस रिकवरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ ऑफसाइट लोकेशन, है ना। देखो क्या बोलता है, टेस्ट अ कंप्लीटनेस ऑफ अ बिजनेस रिकवरी इंफॉर्मेशन, कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर होने के लिए। फिर आगे क्या बोलता है, ट्रेन द मेंबर्स ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी टीम, सर उनको समझाना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करना है भैया। आगे फिर क्या बोलता है, टेस्ट द स्टेट ऑफ रिलायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएटेड सर्विस प्रैक्टिसेस। और आखिरी बोलता है, प्रोवाइड अश्योरेंस टू द बोर्ड एंड रेगुलेटर्स दैट डिजास्टर रिकवरी प्लान इज ऑपरेशनल एंड इफेक्टिव। उनको भी तो भरोसा होना चाहिए साहब, भरोसा है मुझे डिजास्टर रिकवरी प्लान काम करेगा। आग लगी, भर पता ही नहीं भैया, बुझा पाएंगे नहीं बुझा पाएंगे सर, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हम देख लेंगे। अरे नहीं देख लेंगे भाई, ऐसा नहीं होता है सर, भरोसा तो दिखाओ। वैसे ही बोल रहा हूँ, भरोसा दिखाओ साहब, 80+ आएंगे, वही बोल रहा हूँ, डिजास्टर रिकवरी प्लान
ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं सर, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब मजेदार है, थोड़ा थोड़ा ईआरएम का रिलेशन आएगा, थोड़ा थोड़ा इंटरनल कंट्रोल का रिलेशन आएगा, है ना। तो सबसे पहले बोला गया है ईआरएम का इंपॉर्टेंस। ईआरएम के बारे में सब थोड़ा सा ज्ञानबाजी दे दूं। देखो सब, ईआरएम क्या बोलता है? ईआरएम बोलता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तुम रिस्क को पूरे बिजनेस लेवल पे मैनेज करो साहब, रिस्क को पूरे बिजनेस लेवल पे मैनेज करो, अकेले मत देखो, सबको साथ में लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास। करेक्ट, ईआरएम ये बोलता है, ठीक है। ईआरएम ये बोलता है कि हमें पूरे एंटरप्राइज लेवल पे, पूरे बिजनेस लेवल पे रिस्क कम करना है, तभी हमारा गोल जो है अचीव हो पाएगा। देखो क्या बोलता है, द प्राइमरी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस इज टू मेक अ प्रॉफिट, आइदर इन क्या बोल रहा है, एथिकल एंड फेयर वे। मैंने तुमको बोला था एथिकल और फेयर वे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से पैसा कमाना है, सिद्धांत नीति नियम के तहत हमें पैसा कमाना है। आगे क्या बोलता है, Enterprise risk management is a tool that assists an organization in meeting its business objective, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। एकदम सिंपल है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बस जहां जहां थोड़ा लग रहा है फोकस करना है वहां मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, है ना। हाईलाइटेड वाले ढंग से पढ़ना, पहले ही बता रहा हूँ। और एमसीक्यू हर एक लाइन पे एक्सपेक्टेड है, हर एक लाइन पे एक्सपेक्टेड है ना। अब देखो क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक, हाँ अब देखो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, है ना, जो भी तुम स्ट्रेटेजी बनाते हो उसके रिगार्डिंग आगे आएगा, है ना। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट इन अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टुगेदर विद द स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम, है ना। हमें जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको अचीव करने में भी मदद करेगा। आगे क्या बोलता है, वन ऑफ द की स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ERM is to improve the performance of an organization. ERM performance को improve करने में मदद करेगा। आगे क्या बोलता है, further as a ERM deals with the risk mitigation, you know, ERM deals with the risk mitigation, it is natural that any event that prevents an organization from meeting its objective, है ना, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन को रोक रहा है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना, would be managed effectively through internal control। हाय 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 हाय, ध्यान से सर, इंटरनल कंट्रोल को लिंक कर रहा है ERM से, और आगे देखना क्या लिंकेज किया हुआ है, मजा आएगा। देखो ERM deals with the risk mitigation, है ना, deals with the risk mitigation, रिस्क को कम करने में मदद करता है। it is natural that any event that prevents an organization from meeting an objective, सर ऐसी कोई चीज जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को अचीव करने से रोक रहा है, would be managed effectively through internal control, है ना। मैं इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर बनाऊंगा, ये चीजें इंटरनल कंट्रोल है, ये चीजें इस चीजों की वजह से कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, वो भी बताऊंगा। आगे क्या बोलता है, इंटरनल कंट्रोल, है ना, मेजर्स एंड डिजाइन effectively through internal control measures and design for this process, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, ERM is closely linked to business strategy and performance of the organization, बरोबर, है ना। स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस से, जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से तुम्हारा ERM के प्रति तुम देखो। आगे क्या बोलता है, ERM and internal control are interconnected subject। आगे अपन देखेंगे ERM और इंटरनल कंट्रोल के बारे में, है ना। एक बढ़िया सा चार्ट बनाया मैंने, दिखाता हूं तुमको, एक सेकंड। हाँ ये देखो, ये चार्ट है ना, ERM और इंटरनल कंट्रोल के बारे में, इंटरनल ऑडिट के बारे में बढ़िया सा चार्ट बनाया है, ठीक है। आ जाओ अभी। फिर क्या बोलता है, देखो अब बोलता है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। अगर कोई भी स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है ना, तो वो चार चीजों से मिलकर बनती है। देखो क्या बोलता है, दिस स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैव रिवॉल्व्ड अराउंड, है ना। एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है ना, देख के बनती है, चीजों को देख के बनती है, समझ के बनती है ना। तो यहाँ पे जो बात किया है ना, चीजों को देख के और समझो। जैसे क्या बोलता है ना, कलेक्टिंग क्या, सिग्नल्स ऑफ पोटेंशियल इवेंट। सर ऐसा ऐसा हो रहा है, पोटेंशियल इवेंट देखो, समझो, चीजों को समझो। दूसरा क्या बोलता है, एक्वायरिंग द डेटा टू लर्न अबाउट दिस पोटेंशियल इवेंट्स। डेटा लो और देखो सर क्यों हो रहा है, आग लगी, कैसे आग लगी, है ना, डेटा लो, है ना। फिर क्या बोलता है, डिटेक्टिंग द पैटर्न्स। सर यहाँ पे जहां परफ्यूम पड़ी थी वहां फट आग लगी, है ना, पैटर्न देखा मैंने। डिटेक्टिंग द पैटर्न्स ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट एंड एक्वायर्ड डेटा। फिर आगे क्या बोलता है, इमेजिनिंग द इवेंट आउटकम, इवेंट का आउटकम इमेजिनिंग करो, है ना। तो ये क्या है, ये चार चीजें तुम ध्यान में रखो, ये चार चीजें तुम ध्यान में रखो जब तुम क्या बना रहे हो, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। क्या बना रहे हो, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। इसमें एमसीक्यू दे सकता है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड बोल देगा, और क्या, खत्म। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, ये थोड़ा सा एक मजेदार चीज है, देखो क्या बोलता है, द प्राइमरी डिजाइन ऑफ एनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज फोकस ऑन रीडिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सडन सरप्राइजेस, है ना। अब देखो क्या बोलता है, वेदर इट इज अ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया और अ करंट डिजिटल एरा, है ना, सब्सटेंस और कोर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज रिमेन द सेम, है ना। चाहे कैसा भी रहे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज
सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब बोल रहा है बेस, बेस जो रहेगा ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे गोल्डन एरा हो या कोई भी टाइम हो, बेस तो वही रहेगा। आगे क्या बोलता है, द प्राइमरी डिजाइन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज, अब सर प्राइमरी डिजाइन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का बेसिस क्या है, बेस क्या है साहब, is focus on redesigning the organization from sudden surprises। सर ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत ऐसे झटका ना लगे साहब, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कोविड आ जाए, भले ही धंधा बंद हो जाए, भले ही तुम्हारा आईटी काम नहीं कर रहा, डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, सडन सरप्राइज मत दो साहब। सडन सरप्राइज देते हो ना तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। अप्रैल में मारुति की एक भी गाड़ी नहीं बिक पाई, फैक्ट है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बना लेता ना तो बच जाता। कैसे बेचता, क्या करता, आगे की स्ट्रेटेजी मुझे पता रहती, शेयर प्राइस इतना नहीं गिरता, लोगों को बताता मेरा ये कंटिन्यूटी प्लान है, इसका मैंने प्रोजेक्शन रिपोर्ट में देखा था। रिस्क मैनेजर का भैया इज्जत नहीं कर रहे थे, अब करना पड़ेगा, है ना। देखो क्या होता है, इमर्जिंग इमर्जिंग क्राइसिस, एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग कस्टमर नीड्स, है ना। अब देखो कस्टमर नीड्स, अब वही बोल रहा है प्राइमरी डिजाइन में ये सब चीजें आती है ना। फिर क्या बोलता है, रेयर लार्ज स्टॉक इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म, है ना, कोलैप्स रिस्क ऑफ बिजनेस मॉडल, है ना। और इधर क्या लिखा था यार, हाँ, इंसल्टिंग फ्रॉम है ना, तो कंटिजेंट रिस्क, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, वही सब बोल रहा है कि भैया प्राइमरी बेसिस तो वही है ना। प्राइमरी बेसिस के बारे में बोला है कि जहां पे तुम्हारा है ना, अडॉप्ट, एबिलिटी टू अडॉप्ट अ चेंजिंग कस्टमर नीड, वो सब चीजों के बारे में तुमको, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें फोकस करना है ना। एक सेकंड, वो मिटा रहा था यार, हाँ, इन सब चीजों के बारे में फोकस करना है। आगे फिर आगे बोलता है कॉन्टेम्पररी, है ना, कॉन्टेम्पररी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज that are linked to a business strategy and performance outline, the ERM is vision on, क्या बोलता है, ERM किस चीज पे फोकस करता है, बोलता है how risk can be effectively managed, रिस्क को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, है ना, रिस्क को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। इन एडिशन टू, उसके साथ साथ क्या देखूंगा, what risk need to be managed, सर उसके साथ साथ मुझे क्या देखना है, what risk need to be managed, ERM के साथ मुझे वो देखना है ना। फर्दर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन, किस चीज पे ध्यान देता है, की रिस्क इंडिकेटर्स बाय डिस्क्राइबिंग, है ना, की रिस्क इंडिकेटर्स, सर कहां पे दिक्कत है, व्हाट आर द की रिस्क इंडिकेटर, सर किस कारणों की वजह से मुझे रिस्क आ रहा है, की रिस्क इंडिकेटर क्या है ना, व्हाट, है ना, की रिस्क इंडिकेटर्स डिस्क्राइबिंग व्हाट मेजर्स नीड टू बी ट्रैक्ड और मॉनिटर, सर कहां पे मुझे स्पेशल फोकस करना है, यहां पे मुझे ध्यान देना है ना, मॉनिटर्ड फॉर मॉनिटरिंग द इमरजेंस ऑफ अ रिस्क फैक्टर, है ना, तो कहां पे मुझे स्पेशल फोकस करना है उस चीज के बारे में बोला गया। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए, पढ़ लेना, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है अलाइनिंग ऑफ रिस्क विद स्ट्रेटजीज, सर रिस्क को तुम्हारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करो, सही बात है। जहां पे तुम्हारा स्ट्रेटजी है, जहां पे तुम्हारा स्ट्रेटजी के साथ रिस्क को अलाइन करो, सर एग्जांपल, सॉरी, है ना, तो जहां पे बोला गया है कि तुम्हारा रिस्क को स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करो, इधर एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है। उस एग्जांपल को समझने से पहले, ये इस पे केस स्टडी एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, इस पे केस स्टडी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में आएगी। सर इसमें 4 चीजें समझनी है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर, नंबर 2 कंट्रोल मेजर, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मेजर, नंबर 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। 4 शब्दों का मतलब समझना है, रिस्क फैक्टर, कंट्रोल मेजर, स्ट्रेटेजिक मेजर और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। रिस्क फैक्टर मतलब क्या, सर रिस्क किस चीज का है, सर फॉर एग्जांपल मेरी मशीन है, मेरी फैक्ट्री है जहां पे मशीन लगी हुई है, सर मशीन को खराब होने का, मशीन का ब्रेकडाउन का रिस्क है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझाऊंगा। सर रिस्क क्या है, मशीन खराब होने का डर, मशीन खराब होने का डर, मशीन खराब होने का डर। दूसरा क्या बोलता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या मेजर ले सकता हूँ, व्हाट इज द कंट्रोल मेजर व्हिच आई कैन डू, व्हाट आर द कंट्रोल, में क्या लगा सकता हूं, मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, यूज ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल, है ना, सर ऐसे मटेरियल यूज करो जिससे तुम्हारी मशीन ब्रेकडाउन ना हो, या क्या बोलता है प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस रखो, है ना, डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करो कहां पे खराब हुआ है, कौन सा पार्ट खराब हुआ है और उसका मेंटेनेंस करो डेली बेसिस पे, करेक्ट। तो कंट्रोल मेजर बोलता है, कंट्रोल मेजर मतलब हाउ वी कैन कंट्रोल द थिंग्स, उस चीज को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, उस चीज का मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ। 2 चीज समझ में आई, रिस्क फैक्टर क्या है बता दिया, कंट्रोल मेजर क्या है बता दिया। तीसरा बोलता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजिक मेजर, दोनों चीजों को समझना जरूरी है। सर स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको, है ना, देखो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बोलता है कि तुम्हारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है।
सर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? आर द स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स व्हाट इज अ क्रूशियल और इंपॉर्टेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। सर क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स दैट इंडिकेट व्हाट इज क्रूशियल, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्रूशियल है इन योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में क्या बोला है, देखो इधर बोलता है सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फ्लोलेस ऑपरेशन। सर रुकावट के बिना काम चले, ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये मेरे क्रूशियल फैक्टर है कोई भी मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? कि फ्लोलेस ऑपरेशन चले, काम रुके बिना चले, फ्लोलेस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, बरोबर। अब स्ट्रेटेजिक मेजर क्या बोलता है? स्ट्रेटेजिक मेजर बोलता है मेजर, है ना, स्ट्रेटेजिक मेजर्स व्हिच इज नीडेड, क्यों जरूरी है? व्हिच इज नीडेड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन, है ना। देखो क्या बोलता है, मेजर इज नीडेड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है? इस ऐसा मेजर जो कंपनी के गोल को या कंपनी के टारगेट को अचीव करने में मदद करे। जैसे कि कंपनी का गोल क्या है? कंपनी का गोल है कि सर रिलायबिलिटी हो, जो फ्लो फॉल्ट्स है वो कम हो जाए, जो सर्विसेबिलिटी हो, मतलब टाइम पे रिपेयर हो, है ना, वो कंपनी का गोल हो सकता है ना, कि फॉल्ट्स कम हो, तुम्हारा रिपेयरिंग समय पे हो, है ना। मेजर्स व्हिच इज नीडेड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द मिशन और गोल। सर ऐसा कुछ चीज है ना जो कंपनी के गोल या अचीवमेंट के प्रति हमें अचीव करने में मदद करेगा। वो कब होगा? जब रिलायबिलिटी होगा, सर्विसेबिलिटी होगा, काम ढंग से होगा, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मेजर अचीव होगा। करेक्ट। अब एग्जाम में क्या देगा? एग्जाम में देगा एक केस स्टडी, एग्जाम में देगा एक केस स्टडी और बोलेगा आइडेंटिफाई या नोटिफाई या इवेल्युएट, या बोलेगा प्लीज नोट डाउन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मेजर फॉर एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिलो अबव केसेस, फॉर द बिलो अबव केसेस। ठीक है, ये चीज चार चीज ढंग से समझ में है। रिस्क फैक्टर क्या रिस्क है, कंट्रोल मेजर कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सर मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस क्या है, क्रूशियल फैक्टर क्या है, और स्ट्रेटेजिक मेजर मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट, गोल और मिशन कैसे अचीव होगा। मिशन अचीव होगा जब रिलायबिलिटी होगी, सर्विसेबिलिटी होगी, तभी अचीव होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल खुद से पढ़ लेना, है ना, दूसरा एग्जांपल खुद से पढ़ लेना। अब देखो क्या बोलता है, वही बोला है ऑन द अदर एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेट ईआरएम, फिर ईआरएम, ईआरएम का बहुत तारीफ किया है, ईआरएम से प्यार है लगता है इस चैप्टर नंबर 4 को, है ना, बहुत तारीफ किया है ना। ईआरएम इनटू अ स्ट्रेटजी सेटिंग एंड फिर क्या बोलता है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, वही बोला ज्ञानबाजी, पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, हम कहाँ पे हैं अभी, हम है 1.1 पे, 1.1 पे। ठीक है, हो गया, मेजर मेजर तो कवर कर लिया इसमें। फिर आगे 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 क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, अब देख इधर क्या बोलता है, कंपनी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग, है ना। सर रियल टाइम तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हुआ यहाँ पे तुमको पता पड़ जाए, यहाँ पे कुछ हुआ यहाँ पे तुमको तुरंत पता पड़ जाए। रियल टाइम चीजें काम करनी चाहिए। जैसे तुम्हारे एटीएम से पैसा निकला तुमको तुरंत मैसेज आता है ना, उसी प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसीलिए बोला गया है कि कईयों कंपनीज क्या करती है, डैशबोर्ड्स बनाती है, बिजनेस इंटेलिजेंस लगा रही है ना। इन सब चीजों के प्रति कंपनी मूव हो रही है, ताकि कंपनी को क्या पता पड़े, रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग होना जरूरी हो जाता है ना। क्योंकि कंपनी आर मॉनिटरिंग द डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, देखो यहाँ पे दिया गया डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, है ना, ईआरएम, है ना, ईआरएम एंटरप्राइज वाइड पिक्टोरियल मैप्स ये सब बना रही है, जिससे क्या होगा कि हमें रियल टाइम इंडिकेटर चाहिए, जैसे हुआ वैसे हमें पता पड़ जाना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजों के प्रति कंपनी मूव हो रही है। आगे आगे 1.2 पे, है ना, 1.2 पे एक बढ़िया सा केस स्टडी दिया गया है यूनिलीवर का, है ना। यूनिलीवर का एक केस स्टडी दिया गया है जहां पे वो बोलता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, क्या बोलता है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फॉर अ कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब क्या सर, अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, है ना, अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूं तो मेरे को कौन कौन सी चीजों का ज्ञान, सिद्धांत, चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला वो बोलता है तुम्हें किस किस चीजों, सबसे पहला बोलता है गवर्नेंस का ध्यान में रखो, मिशन विजन, मिशन नहीं बोला सॉरी, विजन, विजन के बारे में ध्यान रखो, है ना। फिर आगे क्या बोलता है, रिस्क एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क्स जो है उसके बारे में ध्यान रखो। फिर क्या बोलता है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल प्रोसेस के बारे में ध्यान रखो, है ना, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस चीज के बारे में ध्यान रखो। ज्ञानबाजी है, एमसीक्यू आएगा, इसमें से टिक कर देना, है ना, अगर क्वेश्चन आएगा लिख देना। आगे क्या बोलता है, कंप्लायंस एंड अश्योरेंस एक्टिविटीज, है ना, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम ईजी है, समझाने का क्या है, याद रखना नहीं है, बस ध्यान में रखो कि भैया इन इन चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो जब मैं क्या बना रहा हूं, कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। ठीक है, आगे
1.3 बोलता है इंटीग्रेटेड रिस्क इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, है ना सर क्या बोलना चाहता है इंटीग्रेटेड रिस्क इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, क्या बोलना चाहता है? तो साहब यहाँ पे किस चीज की बात किया, यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी तुम स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना साहब, तो उसके साथ साथ तुम उसको बचाने के लिए, स्ट्रेटेजिक रिस्क को बचाने के लिए कार्यक्रम भी कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जब तुम स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसके साथ साथ तुम कार्यक्रम कर लो किस चीज का, स्ट्रेटेजिक रिस्क को बचाने का। सर एग्जांपल, पहला एग्जांपल बोलता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन को डर है सर ऑनलाइन सेलिंग जा रहा है, ऑनलाइन मार्केट जा रहा है ना, उसे डर है साइबर अटैक का, उसे डर है साइबर अटैक का, करेक्ट। अब उसे डर है साइबर अटैक का, तो वो उसने 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 सुटेबल इंटरनल कंट्रोल जैसे कि फायरवॉल डिवाइसेस लगा के रखे, उसे फायरवॉल डिवाइसेस लगा के रखे। मतलब क्या, मुझे स्ट्रेटेजी है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैं ऑनलाइन जाने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरे को डर है कि कुछ ना हो, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि फायरवॉल लगा के रखो। मतलब ये बोल रहा है, क्या बोलता है देखो, द कंपनी नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन इट्स स्ट्रेटजीज सो एज टू अवॉइड अ स्ट्रेटेजिक रिस्क, है ना। कंपनी नीड टू वर्क, है ना, कंपनी नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन स्ट्रेटजीज सो एज टू अवॉइड अ स्ट्रेटेजिक रिस्क, ठीक है। आगे क्या बोलता है, प्री प्लानिंग नीड्स टू बी डन, है ना, प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी शुड बी क्लियर, स्ट्रेटेजी कंपनी की क्लियर होना चाहिए, एंड शुड फोकस ऑन मिटिगेटिंग द रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, रिस्क को कम करे, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए, रिस्क को कम करे और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वही बोला गया। आगे देखो 1.4 में बोलता है इंटीग्रेटिंग रिस्क विद परफॉर्मेंस। सर मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग रिस्क विद परफॉर्मेंस में ये बोलना चाहता है कि जो भी कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है, देखो क्या बोलता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना, बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स व्हिच में डिस्क्लोज द एसोसिएटेड रिस्क, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो तुम्हें बताएंगे, क्या बताएंगे कि बिजनेस में रिस्क कितना है। जैसे कि कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, कस्टमर रिटेन नहीं कर पा रहे हो साहब, कस्टमर रिटेन नहीं कर पा रहे हो, वो बताएगा कि तुम्हारी कंपनी में रिस्क है ना। देखो क्या बोलता है, लॉस ऑफ कस्टमर इज अ रिस्क इवेंट फॉर अ कंपनी। इंटीग्रेटिंग रिस्क विद परफॉर्मेंस मतलब क्या, तुम्हारा परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कंपनी में रिस्क है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं बताऊंगा कंपनी में रिस्क है। तुमने माल अच्छा नहीं दिया इसलिए कस्टमर छोड़ के गया, तुमने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं किया, मतलब कि क्या, लॉस ऑफ एम्प्लॉय इज अ रिस्क इवेंट फॉर अ कंपनी, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बिग फोर्स में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बस इतना ही बोलना है। आगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर क्या बोलना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर बोलता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, तुम अनप्रॉफिटेबल चीजें हैं, मतलब तुम नुकसान में बेच रहे हो, मतलब कि इट माइट बी अ रिस्क फॉर अ कंपनी, भैया नुकसान में बेच रहे हो, धंधा क्या कर रहे हो, फिर वैल्यू कैसे क्रिएट होगा। आगे फिर क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ मिशन, है ना, सॉरी परसेंटेज ऑफ मिशन क्रूशियल बिजनेस प्रोसेस विद टेस्टेड कंटिंजेंसी प्लान, मतलब क्या, लैक ऑफ कंटिंजेंसी प्लान है ना, लैक ऑफ कंटिंजेंसी प्लान फॉर अ मिशन क्रूशियल प्रोसेस रिप्रेजेंट्स अ रिस्क टू अ कंपनी। यस यस यस, अगर कोई क्रूशियल प्रोसेस के लिए कंटिंजेंसी प्लान नहीं है तो भी रिस्क है ना साहब, तो भी रिस्क है ना। तो ये सब चीजें, ये 4 एग्जांपल दिए गए जिसके थ्रू वो समझाना चाह रहा है कि रिस्क, परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिस्क कैसे हो सकता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिस्क कैसे हो सकता है, उस चीजों के बारे में समझाना चाह रहा है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है सबसे बढ़िया चीज जो काफी बार इधर फोकस किया गया है ईआरएम पे, और है ना, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लिंकेजेस विद रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लिंकेजेस विद रिस्क मैनेजमेंट, उस चीज के बारे में बोला गया है। ओ भाई ये क्या हो गया, भसड़ हो गया है तो पूरा, अरे रे रे। ठीक है कोई नहीं, अपने पास है दूसरा वर्जन भी होगा उसमें, ठीक होगा आई थिंक। एक सेकंड ना, एक सेकंड दो बस। 4.5 भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं आधी रात को, अभी कितना बजा, अभी 2 बज गए रात के, है ना, ये सब चीजें होती है भाई, इसलिए एक रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी है, वो फट गई थी, अभी दूसरी रिकॉर्डिंग है। कोई नहीं यार, बच्चों के लिए कुछ भी। हाँ ठीक है, अब अपना ये आते हैं, अब इस पे मैंने बढ़िया सा चार्ट बनाया, समझते पहले। इधर बोलता है, क्या बोलता है साहब, इधर बोलता है कि गवर्नेंस रिस्क सबका बाप है, उसका बेटा है ईआरएम और उसका बेटा है इंटरनल ऑडिट। गवर्नेंस रिस्क सबसे बड़ा, उसका बेटा ईआरएम, उसका बेटा इंटरनल कंट्रोल। सर अगर कोई भी कंपनी में गवर्नेंस रिस्क है प्लस ईआरएम है प्लस इंटरनल ऑडिट सही तरीके से हो रहा है, मतलब ही वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया गया है। अब आगे बोलता है कि
internal control environment is a intangible concept, correct, that represents ethical, moral, governance, क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना सर। मतलब ही अगर ये इस लेवल पे आना है ना, यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी को आना है ना, तो उसको ये तीनों लेयर से पार होके जाना पड़ेगा, तभी ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट में बढ़िया लेवल पे आएगा। उसकी गवर्नेंस में अपन देखे थे, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, ईआरएम मतलब पूरे बिजनेस का होना चाहिए, फिर आगे इंटरनल ऑडिट सही तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही परफेक्ट बनेगा। अब आगे बोलता है कि अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट का मेरे को देखना है कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट है कि नहीं, उसके लिए मैंने सर्वे किया। तो उस सर्वे को कहा जाता है एथिकल क्लाइमेट सर्वेस, और क्या कल्चरल, है ना, कल्चरल मॉनिटरिंग सर्वेस, है ना। उसको दो नाम दिए गए, एथिकल क्लाइमेट सर्वेस और कल्चरल मॉनिटरिंग सर्वेस। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, पूछेगा। आगे क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप एंटिटी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप, क्या करना चाहिए, उसे डेवलप करना चाहिए एंटिटी एंड प्रोसेस लेवल कंट्रोल, है ना। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी लेवल पे और प्रोसेस लेवल पे कंट्रोल पे डेवलप करना चाहिए। हमने ईआरएम में मैंने बताया चुका है ना, एंटिटी लेवल पे और प्रोसेस लेवल पे कैसे होता है, क्या होता है, और उस चीजों को बनाने के लिए क्या क्या होगा, उस चीजों को बनाने के लिए होगा इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट बनेगा, ऑथराइजेशन मैट्रिक्स होगा, कंप्लायंस प्रोसीजर होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। ये सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जब मेरे को क्या एंटिटी और प्रोसेस लेवल कंट्रोल बना रहा हूँ, तो ये सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज का चेकलिस्ट हो, ऑथराइजेशन मैट्रिक्स हो, कौन क्या काम करने वाला है वो चीजें पता होना चाहिए, है ना। कंप्लायंस प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, इस तरीके से काम होगा, वो सब चीजों का ध्यान होना चाहिए। आगे दूसरा एक चार्ट दिया गया है जहां पे वो बोलता है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो गवर्नेंस सबसे बड़ा, फिर उसका अंदर रिस्क मैनेजमेंट, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल, जो ये वाला चार्ट दिया गया है, ठीक है ना। अरे इधर, हाँ इधर, है ना, यहाँ पे बोला है गवर्नेंस, फिर बोलता है रिस्क मैनेजमेंट, और फिर बोलता है इंटरनल कंट्रोल। क्यों, ये देखो यहाँ से मेरे को समझ में आया, सबसेट बोलता है इधर कहीं तो भी, वो बोलता है कि वो सबसेट है ना। और यहाँ पे इन्होंने एकदम ऐसा थोड़ा अलग चार्ट बना दिया है, जिस वजह से मेरे को थोड़ा लगा कि ये लोगों ने गलत किया है ना। इधर कहीं तो भी बोला गया सबसेट है, जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, अब बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या थ्रेट्स है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिस्क मैनेजमेंट तो ढूंढ गया। अब उसको बचाना, उसको काउंटरिंग करना, उसको काउंटरिंग कौन करेगा, उसे बचाएगा कौन, इंटरनल कंट्रोल काउंटरिंग द थ्रेट्स एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। इंटरनल कंट्रोल उसे बचाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, important pillars, what are the important pillars for governance, management and operation of organization. These two are important pillars, risk management and internal control are important pillars for governance and management operation. दूसरा क्या बोलता है, should always be considered when setting and achieving an organization objectives, है ना। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करो और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करो। रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल दोनों के बारे में डिस्कस करो जब तुम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो। तो तुम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो तो उस चीज के बारे में तुम डिस्कस करो, ठीक है। और थोड़ा आते हैं इधर, क्या बोलता है, देखो बोलता है इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लिंकेजेस विद रिस्क मैनेजमेंट, है ना। ये तुमको बता दिया मैंने, अब ये तुम पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकता इसका, क्योंकि देखो पढ़ोगे समझेगा, है ना। इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे रिलेट किया है, वो सब चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन दिस थ्री। देखो क्या बोलता है, व्हाट आर द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, है ना। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, ईआरएम इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, तीनों के बीच में कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव क्या है, तीनों का उद्देश्य क्या है। तीनों का उद्देश्य सेम है था। सबसे पहला ensuring reliable financial reporting सही तरीके से जाए। आगे क्या बोलता है, effective use of resources सही तरीके से यूज हो जाए। compliance of laws का पालन हो, वो सही तरीके से हो, और improving performance, है ना, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ये चार चीजें कॉमन ऑब्जेक्टिव है ERM, IC और ICE का, है ना। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है। आगे क्या बोलता है, risk management is a larger concept in internal control is a subset, internal control is a subset of a risk management, मैंने बोला था, यहाँ पे बोला था, है ना, सबसेट है। both subject fall under the mega concept of governance, है ना। गवर्नेंस के अंदर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल, जो मैंने चार्ट में दिखाया था। देखो क्या बोलता है, बोथ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वर्क टुगेदर, साथ साथ में काम करेंगे, एज 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 है ना, एज ऑन
वन हैंड द रिस्क मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन, मैंने बता दिया रिस्क मैनेजमेंट फोकस करता है और इंटरनल कंट्रोल उसको काउंटर करता है. आगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल इज अ hand assistant organization and effectively pursue their objectives by making a informed decision about the level of risk that they want to take and implementing the necessary controls. है ना, बहुत इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है यार, अब ये नहीं समझाऊंगा, है ना. इट शुड बी नोटेड दैट द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है पढ़ लेना. अब इधर एक आते हैं, इधर अब इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं एग्जाम में, बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन ईआरएम, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट. ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, आएगा इस अटेम्प्ट में, आएगा ध्यान से देखो, है ना. तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल वेबल या पैराग्राफ ही कॉपी पेस्ट करना है, जो भी है एक बार देख लो. सबसे पहले क्या बोलता है इंटरनल, अब देखो ईआरएम इज बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ये इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होगा. देखो क्या बोलता है, ऑन द अदर एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड अ बॉटम अप्रोच, है ना. वही बोला है, मैंने बताया था ईआरएम में टॉप डाउन क्यों है ना. अब आगे इंटरनल कंट्रोल, नीचे वाले तो लगाएंगे भाई कंट्रोल को, इसीलिए बॉटम अप है ना. नीचे वाले ही लोग लगा पाएंगे ना इंटरनल कंट्रोल को, ऊपर वाले थोड़ी लगा पाएंगे, करेक्ट ना. वही बोल रहा है. अब आगे क्या बोलता है, उस प्रकार इधर भी एक बोला गया है ना, ईआरएम हेल्प्स इन डेवलपिंग द objective used as a basis for developing the controls, while the internal control makes ERM more effective when the control activities are in place, है ना. ERM है ना, देखो क्या बोलता है, internal control makes ERM, internal control का ERM का रिलेवेंस तभी है जब इंटरनल कंट्रोल अच्छे से लगा हुआ है. देखो क्या बोलता है, इंटरनल कंट्रोल मेक्स इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव ERM कब होगा, मोर इफेक्टिव व्हेन द कंट्रोल एक्टिविटीज आर इन प्लेस, ना कंट्रोल सही जगह पे है तो, ठीक है. अब आगे बोलता है रिस्क कल्चर के बारे में, है ना. रिस्क कल्चर के बारे में तो सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया रिस्क कल्चर बोलता क्या है, सिंपल सी चीज बोलता है कि भैया हर एक आदमी को रिस्क के बारे में समझाओ, हर एक आदमी को रिस्क का इंपॉर्टेंस बताओ, उसको बताओ कि हर एक लेवल पे मेरे को रिस्क को मैनेज करना है. देखो क्या होता है, रिस्क कल्चर मीन्स all level of organizations, है ना, all level of organizations from junior to CE, है ना, chief executive understand and appreciate the positive and negative result that a risk event can bring, है ना, रिस्क इवेंट कैन ब्रिंग, है ना. देखो क्या बोलता है, मेरे को हर एक लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, इसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, है ना. एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, एकदम से नींद से उठे और जागोगे तो नहीं होगा, है ना. अब रिस्क कंट्रोल आ गया, अब हर एक जन जाग गया मैं दूंगा डेफिनेशन, है ना. बेसिल बोलता है मैं दूंगा, बोले दे दे, ये बेसिल का डेफिनेशन है. फिर ये भी जाग गया, है ना. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट, ये बोला मैं दूंगा, बोले तू भी दे दे, उसका भी डेफिनेशन है ना. अब उसके बाद बोलता है कि साउंड रिस्क कल्चर, उसके बाद बोलता है क्या, थिंग्स विच साउंड रिस्क कल्चर शुड एम्फसिस ऑन. अगर साउंड कोई अच्छा रिस्क कल्चर बनाना है तो क्या क्या चीजों पे फोकस होनी चाहिए. अगर कोई अच्छा रिस्क कल्चर बनाना है तो इन 4 चीजों पे फोकस होनी चाहिए. सबसे पहला बोलता है एन अप्रोप्रिएट रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कंसिस्टिंग, है ना, कंसिस्टेंट विद इंस्टीट्यूशंस रिस्क एपेटाइट इज अचीव्ड, है ना. रिस्क एपेटाइट अचीव होना चाहिए, उसके रिस्क एपेटाइट के दायरे में रखो, नंबर 1. नंबर 2 बोलता है एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स होना चाहिए. नंबर 3 बोलता है अ क्वालिटी ऑफ रिस्क मॉडल्स, है ना, डेटा एक्यूरेसी, कैपेबिलिटी ऑफ, है ना, कैपेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी टूल्स टू to accurately measure risk and justification for risk taking can be challenged. और चौथा बोलता है all limits breach, तो क्या बोलता है चौथा, ऑल लिमिट ब्रीच और डेविएशंस फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज एंड ऑपरेशनल इंसिडेंट्स आर थॉरोली फॉलोड विद द, है ना, विद प्रोपोर्शनेट, है ना, प्रोपोर्शनेट व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन नेसेसरी, है ना. तो ये ज्ञानबाजी दिया है किस चीज का भी, अगर कोई भी तुम्हारा डेविएशन है, लिमिट ब्रीच हुआ है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखो. कोई डेविएशन आने वाला है क्या, तो ये सब रिस्क कल्चर जब मैं बना रहा हूँ तो 4 चीजों का ध्यान में रखना है. आएगा, कॉपी पेस्ट करना है, समझने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, बट एकदम ईजी है. अब ये फालतू दिया है, कुछ नहीं है. आगे क्या बोलता है, अब इधर 2 चीज समझो. एक होता है ना, इंटीग्रिटी मतलब होता है, एक सेकंड थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा ना. इंटीग्रिटी मतलब होता है साहब ईमानदारी, ऑनेस्टी, है ना. ऑनेस्टी, ईमानदारी, मोरल प्रिंसिपल्स बर्ताव बना के रखो सर, इंटीग्रिटी होना चाहिए. और इंटीग्रिटी लीडर मतलब क्या सर, ऐसा लीडर, है ना, जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है ना. देखो क्या बोलता है, मैन ऑफ वर्ड्स है. फिर क्या बोलता है, एंड ओन ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, सर खुद की गलती हुई स्वीकार कर ले, है ना, ओन ऑफ देयर मिस्टेक्स,
और दूसरे को ब्लेम ना करे, एक्सक्यूज ना बनाए, उसे कहा जाता है इंटीग्रिटी इन लीडरशिप। इंटीग्रिटी इन लीडरशिप वो उसको बोला जाता है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि नीचे देखो दिया गया है इंटीग्रिटी लीडर्स, है ना, ये इंटीग्रिटी आना चाहिए लीडर्स में। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, वो सब चीजों के बारे में ज्ञानबाजी किया गया है और इंटीग्रिटी के बारे में इधर बोला गया है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी बर्ताव होना चाहिए, है ना। फिर आ गया तुम्हारा एक सेकंड जो अभी हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। रिस्क कल्चर हो गया, रिस्क कल्चर के बारे में बेसिल का बता दिया। फिर केस स्टडीज हो गया। फिर अब आते हैं इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड शेयर होल्डर्स। सर बहुत जोरदार चीज, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला बोलता है इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिस्क के बारे में बताया था, रिपोर्टिंग के बारे में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि 8 ऐसे सिद्धांत है ना, 8 ऐसे सिद्धांत है जिसका तुम्हें ध्यान में रखना है जब मैं इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग बना रहा हूं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है पहले वो बताता हूं। देखो क्या बोलता है, बिजनेस मॉडल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली, है ना, चैलेंज्ड विद वोलेटाइल इकोनॉमिक, है ना, वोलेटाइल इकोनॉमिक साइकिल्स, है ना, वाइड फ्लक्चुएशंस होता है इन फ्यूल कमोडिटी प्राइसेस, है ना, डेट्स की वजह से दिक्कत है, और इन सब चीजों की, है ना, बिजनेस फेलियर होते हैं, ये सब कंपनी में बहुत से दिक्कत आते हैं, कहीं बूम आता है, कहीं ये होता है, काफी दिक्कत होती है। इसलिए हमें एक ऐसा रिपोर्ट दे दो जो मुझे मदद करे समझाने में, बताने में कि भैया ये चीजें करो तो काम आसान हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स आर नॉट इनफ एंड दे लैक। सर जो तुम रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देते हो ना, उन सब चीजों, ये 4 चीजें नहीं रहती, इस वजह से भी मुझे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए, इस वजह से भी मुझे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, टाइमलीनेस नहीं रहता, डेप्थ नहीं रहता, गहराई नहीं रहती साहब, और क्वालिटी नहीं रहती। इस वजह से मुझे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो ग्लोबली बताया गया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, अब सबसे पहला, है ना, अब देखो एक से, है ना, इसमें फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में डिटेल्स ऑफ डिस्क्लोजर, अब इधर पूरा ज्ञानबाजी किया हुआ है, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो 8 इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट्स है जो, जिसके बारे में हमें डिटेल में देखना है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर उस रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ओवरव्यू दो, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ओवरव्यू दो, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ओवरव्यू दो। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरव्यू में तुम्हें क्या क्या चाहिए? सर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरव्यू में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। दूसरा बोलता है मुझे की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दो, है ना। और तीसरा बोलता है कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, उन चीजों के बारे में बताओ। प्योर प्योर रिपोर्टिंग है, समझना है बस। सर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में समझना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम्हें क्या समझना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे बताओ, उसके कल्चर क्या है, एथिक्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है, ओनरशिप क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है, मार्केट्स क्या है, सर वो सब चीजों के बारे में बताओ। वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, वो सब चीजों के बारे में बताओ। फिर बोलता है की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ। सर एम्प्लॉयज कितने हैं, रेवेन्यूज कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ कंट्रीज इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, कहाँ कहाँ काम करती है वो मुझे बताओ, ये सब चीजों के बारे में बताओ। और तीसरा बोलता है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हो रहे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, किस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स। ऐसे कुछ चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीजों के बारे में बताओ। फिर बोलता है सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताओ। सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सर जो ऑर्गेनाइजेशन को आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बताओ। उसमें क्या क्या होना चाहिए, लीगल सोशल कमर्शियल, है ना, लीगल सोशल कमर्शियल एनवायरमेंटल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इन सब चीजों के बारे में मुझे बताओ। वहां पे बताओ, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बताओ। पहला चीज ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर मतलब ही मैं क्या मांग रहा हूं, व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन डू, क्या करता है मुझे वो समझाओ। And what are the circumstances under which it operates? सर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है और कौन से circumstances के अंदर, है ना, and what are the circumstances under which it operates, है ना, कौन से ऐसे circumstances है जिसके अंदर ये ऑपरेट होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज। दूसरा बोलता है गवर्नेंस। दूसरा बोलता है गवर्नेंस, सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात कर रहे हो, उससे रिगार्डिंग, यस। दूसरा बोलता है गवर्नेंस। सर गवर्नेंस में क्या देखना है, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट, and how does the organization governance structure supports its ability to create value in short term, medium term and long term? सर ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे सपोर्ट करता है कि उसमें वैल्यू क्रिएशन हो शॉर्ट टर्म पे, मीडियम टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। सर इन चीजों की वजह से, है ना, इन चीजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्ट्रक्चर कैसा है ना, स्पेसिफिक
प्रोसेस यूज टू मेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे लेता हूं वो बताओ सर। एक्शंस टीसीडब्ल्यूजी के बारे में है ना, टीसीडब्ल्यूजी कैसे एक्शंस लेते हैं उसके बारे में बताओ। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एथिक्स एंड वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड उसके बारे में बताओ। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज इंप्लीमेंटिंग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, है ना, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज इंप्लीमेंटिंग द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस लगा रहा है कि नहीं उसके बारे में बताओ। फिर आगे क्या बोलता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज का, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टेकिंग उसके बारे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। और हाउ रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू वैल्यू क्रिएशन इन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, है ना, अगर तुम कोई इंसेंटिव दे रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो, तो उसका कैसे बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे बताओ। तो आप कहाँ पे बताओ, गवर्नेंस में बताओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा मुझे समझाओ, कहाँ पे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, ठीक है। तीसरा बोलता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ, है ना, बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ। गवर्नेंस हो गया, ये हो गया, है ना, बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ। तो इसमें हम क्या सर, इसका एक बढ़िया सा चार्ट दिखाता हूँ, देखो बहुत ही बढ़िया चार्ट है, आलीशान चार्ट है, जहां पे है ना, इस चार्ट का प्रिंट आउट लेके जाना, पहले बोल रहा हूँ। बिजनेस मॉडल में बोलता है इनपुट्स, बिजनेस एक्टिविटीज, आउटपुट्स एंड आउटकम्स, है ना। सर इनपुट मतलब क्या है ना, इनपुट मतलब ये सब चीजें जो लग रहा है बिजनेस में, है ना। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी कंपनी काम करती है, करेक्ट, है ना, उसके बेसिस पे वैल्यू क्रिएशन होगा। इस चार्ट को ध्यान से समझना, प्रिंट आउट लेके। फिर यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज होगी, उससे आउटपुट जनरेट होगा और उसके कुछ आउटकम्स आएंगे, फिर रीप्रोसेस होगा, फिर से इधर आएगा, एक साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहेगा, वही उसी चीज के बारे में बोला गया है। अब देखो सर, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ मैं। इधर इधर बोला गया है इनपुट्स के बारे में, इनपुट्स क्या है, इनपुट्स कैसे लगेंगे, वो सब चीजों के बारे में। फिर एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होगी, है ना, व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड, जैसे कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम मार्केट प्लेस, है ना, उसको कैसे अंतर करेगा। हाउ बिजनेस मॉडल इज डिजाइन टू अडॉप्ट द चेंजेस, बिजनेस मॉडल कैसे अडॉप्ट किया है कि चेंजेस अडॉप्ट कर ले, अगर कुछ कोविड आ गया तो कैसे संभाल पाएगा। हाउ ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस द नीड टू इनोवेट, है ना, कैसे वो इनोवेट करेगा। तो ये सब बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होता है। इनपुट तो तुम्हारे क्या, इनपुट तो जो तुम्हारा कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब इनपुट हो जाता है। फिर आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, देयर माइट बी आउटपुट, आउटपुट आएगा तो बाय प्रोडक्ट भी आएगा उसके साथ, वही चीज बोल रहा है। और आउटकम्स, आउटकम्स जो रहेंगे, आउटकम्स को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होगा, एक एक नॉर्मल बोलता है वो क्या, आउटकम या तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, है ना। तो इधर बोलता है इंटरनल या एक्सटर्नल होगा आउटकम, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उस चीज के बारे में मुझे बताओ। धंधा समझाओ साहब, धंधा समझाओ, तीसरा चीज। चौथा चीज बोलता है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज समझाओ, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज समझाओ। सर मतलब क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट अ वैल्यू इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सर वैल्यू क्रिएशन की बात हो रही है, घड़ी घड़ी वैल्यू क्रिएशन की बात हो रही है, यस, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे को मेरा पैसा बढ़ाना है, मैं तुम्हारे बिजनेस में फालतू ऐसे नहीं लगाया हूं, समझ रहे हो, मेरे को तुम मेरा पैसा बढ़ा के दे, बात खत्म। इसलिए मैं, कोई भी कंपनी में तुम इन्वेस्ट क्यों करते हो, पैसा बढ़ेगा तभी तुम्हारे को मजा आएगा, है ना। तो वही बोलता है वैल्यू क्रिएशन एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद देम, है ना, उसको कैसे डील कर रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलता है, थिंग्स इंक्लूडेड इन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज में, उस सब चीजों के बारे में बताया गया है। बोलता है कि द स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, फिर उसके बारे में द ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट ऑफ लाइक्लीहुड एंड रिस्क है, ऐसा लाइक्लीहुड का नाम मतलब मजा आ जाता है सर, चैप्टर नंबर 1 का याद आ जाता है ना, लाइक्लीहुड दैट अ रिस्क और अपॉर्चुनिटीज विल, है ना। फिर क्या बोलता है, इसके बारे में दिया गया है, और उसके बारे में उसके बाद कुछ बोला गया है, कुछ डिस्क्लोजर्स, देखो क्या बोलता है, रीजन फॉर अनसर्टेनिटी इन डिस्क्लोजर विच इज डन, है ना, रीजन फॉर अनसर्टेनिटी सच डिस्क्लोजर, अगर कुछ अनसर्टेनिटी आई, है ना, अनसर्टेनिटी आई तो उसके उसके बारे में कुछ डिस्क्लोजर, है ना, कुछ अनसर्टेनिटी आई उसके बारे में डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये पढ़ लेना यार, ज्यादा गीचूंगा नहीं चीजों को। पांचवी चीज बोलता है, क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। सर कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, काम करने का तरीका बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ साहब, और रिसोर्स को कैसे एलोकेट करता है उस चीज के बारे में बताओ। तो देखो क्या बोलता है, व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू, है ना, वांट टू गो, है ना, सॉरी, वेयर डज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है वो बताओ। एंड हाउ डज इट इंटेंड टू गो, सर कैसे जाएगा, वो सब चीजों के बारे में बताओ। सर उसमें सर ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी बताओ। सर स्ट्रेटेजीज इट हैज इन अ प्लेस, सर क्या उसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं, वो सही जगह पे है कि नहीं, रिसोर्स एलोकेशन है क्या, रिसोर्स एलोकेशन का प्लान बताओ। एंड हाउ इट विल मिटिगेट द अचीवमेंट एंड टारगेट्स इन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, है ना, टारगेट को हमेशा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में बांटा गया है, उसके हिसाब से तुम स्ट्रेटेजी को बताओ, ठीक है। आगे क्या बोलता है, परफॉर्मेंस,
कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब क्या बोलता है, टू व्हाट एक्सटेंट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द पीरियड, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट, सर किस हद तक organization has achieved its strategic objective for a period, and what are its outcome in terms of effects on capital, है ना। परफॉर्मेंस कैसा है सर कंपनी का, इन शॉर्ट वो बोलना चाह रहा है। तो परफॉर्मेंस को किस पार्ट में बांटा है, सबसे पहले बोलता है क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पे बताओ। आगे क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन कैपिटल, उस पे बताओ। फिर स्टेट ऑफ की स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, उसके बारे में बताओ। लिंकेज बिटवीन अ पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस, ये सब चीजों के बारे में तुम परफॉर्मेंस मुझे इवेलुएट करके दो। अगला बोलता है आउटलुक मतलब सर ओवरऑल हमारे को कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए। मतलब क्या बोलता है, what challenges and uncertainties is the organization likely to encounter, है ना सर, कौन कौन से उसको challenges आएगी, कौन से दिक्कत आएगी, है ना। encounter in pursuing its strategy लगा रहा हूं, कौन कौन सी दिक्कतें आएगी। and what are the potential implications for the business model and future performance, है ना। what are the, क्या बोल रहा है, what are the potential implications, है ना, what are the potential implications for business model एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, है ना। तो कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी दिक्कतें आएगी, वो सब चीजों के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाउ इट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रेटेजीज है, ये चीजें मैंने लगाई, तो ये सब चीजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, है ना। देखो क्या बोलता है, वही बोला गया, वाटर अफेक्ट कैसे होगा, हाउ विल द ऑर्गेनाइजेशन इज करेंटली इक्विप्ड टू रिस्पॉन्स क्रिटिकल चैलेंजेस, कोई दिक्कत आई तो कैसे इक्विप्ड हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में बोला गया है। और लास्ट बोला गया है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, है ना, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, है ना। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन और वो सब देना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो क्या बोलता है, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट मैटर्स टू इंक्लूड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड हाउ आर सच मैटर्स क्वांटिफाइड एंड इवेलुएटेड, है ना। हाउ डज द ऑर्गेनाइजर, अब तुमने ये सब चीजें इंक्लूड तो कर दिया, बट तुमने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, वो तुमको बताना पड़ेगा। हो गया। अब लास्ट पॉइंट पे आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग। सर ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग में किया गया है ज्ञानबाजी, आधा तो कॉपी पेस्ट है, पता नहीं साले इंस्टीट्यूट वाले। ये देखो, ये जो है ना पूरा 7.1 में दिया गया है, इंडिया का जो दिया गया ना पूरा उधर दिया गया है, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। ये पूरा मैंने पढ़ा चुका हूँ यार 7.1 में, तो आधा तो कॉपी पेस्ट है। ये कॉपी पेस्ट क्यों दे रहे हो यार, फालतू पेजेस बढ़ते हैं बुक के। जो बच्चे पेजेस गिन के आते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाता है ना, फिर 2 पेज ज्यादा गिन लिए ना भैया। ठीक है। अब इधर देखो, इधर बोलता है कुछ तो भी यूएस के बारे में सबसे पहले बोला गया है, एक है ना 6 पॉइंट कौन सा 5 है ना, ये 5 है। हाँ, सबसे पहले बोलता है यूएस के बारे में, फिर यूरोप के बारे में, जर्मनी के बारे में, एमडीए क्या है ना, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में, है ना। तो वो सब चीजों के में थोड़ा पूरा ज्ञानबाजी दिया गया है कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे डिस्क्लोजर होना चाहिए, ऐसा ऐसा हमने बोला गया है ना। रिस्क ऐसी है, अपॉर्चुनिटीज ऐसी है, तो ऐसा ऐसा रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये हमने बोला गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं कुछ, क्या बोलता है, डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर अ ग्लोबल, है ना, contemporary aspects to provide a holistic risk reporting disclosures, है ना। तो ये डिस्क्लोजर के बारे में बात किया गया कि भैया ये डिस्क्लोजर, इन चीजों का हमें डिस्क्लोजर चाहिए, इन चीजों का हमें डिस्क्लोजर चाहिए, है ना। टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक रिस्क रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर टू स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, है ना। होलिस्टिक ग्लोबल, है ना, ग्लोबल डेवलपमेंट, तो इन चीजों का डिस्क्लोजर चाहिए सर। किन किन चीजों का, सब चीजों का चाहिए भैया, पढ़ लेना। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या है, स्ट्रेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है ना, रिस्क लिंकेज क्या है, अरे पूरा ज्ञानबाजी है ना। तो इन चीजों का हमें डिस्क्लोजर चाहिए। अब आएगा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ये होलिस्टिक रिस्क रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर, तो टिक करके आ जाना, बस का काम इजी। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म, ठीक है। एक बार आते हैं रिवीजन पे। अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या बोलता है लेक्चर, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इजी था एकदम चैप्टर, आई थिंक, है ना। और चैप्टर नंबर 4 इजी था, तुमने मतलब काफी लोगों ने छोड़ के रखा था कि भैया लेक्चर आएगा तब पढ़ेंगे। अब लेक्चर आ गया, इज्जत से पढ़ लो। और इसमें एमसीक्यू काफी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा ना, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इधर से डालूंगा मैं, है ना। सबसे ज्यादा एमसीक्यू इधर से डालूंगा। 2 बार अच्छे से पढ़ लेना लेक्चर को, चैप्टर को इज्जत से पढ़ना, तभी मजा आएगा। सबसे पहले मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से। इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने बोला कि भैया मेरी कंपनी को विजन ऑब्जेक्टिव कंपनी का अचीव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएशन करना है। तो सर आप ऐसी कोई चीज बताओ, जिसकी मदद से कि शेयर होल्डर्स का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो। और उसका मैं बोला एक ही तरीका है, तो तुम्हें करना पड़ेगा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जहां पे मैंने सबसे पहले बात किया ईआरएम के बारे में, ईआरएम का इंपॉर्टेंस बताया विद रिगार्ड टू
किसका, इंटरनल कंट्रोल। फिर मैंने बात किया कि व्हाट आर द स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ऐसे 4 पॉइंट के बारे में मैंने बात किया जहां पे मैंने स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात किया कि ये 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तुम्हारी कंपनी में होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि अलाइनिंग द रिस्क विद द स्ट्रेटेजी, जहां पे मैंने बोला कि रिस्क और तुम्हारा स्ट्रेटेजी साथ साथ में चलना चाहिए, और जहां पे हमने 4 टर्म्स का मतलब समझा। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक मेजर, रिस्क फैक्टर एंड कंट्रोल मेजर। इससे मैं केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ध्यान से इज्जत से पढ़ लेना, है ना। मैंने तुमको समझाया भी था कैसे क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना इसको। फिर हमने बताया कि कंपनीज को रियल टाइम रिस्क मेजर करना, मॉनिटर करना काफी जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है, और वो डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और ईआरएम, एंटरप्राइज वाइड, है ना, एंटरप्राइज वाइड, है ना, पिक्टोरियल मैप्स की मदद से वो रिस्क को रियल टाइम मॉनिटर कैसे करेंगे, वो मैंने बताया। फिर हमने एक केस स्टडी देखा यूनिलीवर का, जहां पे उन्होंने ज्ञानबाजी किया है, बट उसने जाते जाते ये हमें कुछ पॉइंट्स देके गया, जहां पे वो बोलता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर व्हाट, कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऐसे कुछ हमारे को स्ट्रक्चरल एलिमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा जब मैं कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, गवर्नेंस, है ना, विजन, और ये सब चीजों के बारे में मुझे बताया। आगे हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखा ऑर्गेनाइजेशन का, कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, है ना, जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मैं चीजों को कैसे बचा सकता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था फायरवॉल लगाएंगे सिर्फ जब मैं ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी को हमेशा सोचना पड़ेगा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिस्क को कैसे बचा सकती है। कंपनी को हमेशा सोचना पड़ेगा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिस्क को कैसे बचा सकती है। फिर मैंने बताया इंटीग्रेटेड रिस्क विद परफॉर्मेंस। सर इंटीग्रेटेड रिस्क विद परफॉर्मेंस मतलब क्या बोलना चाहता है कि जब भी मैं कोई भी रिस्क को, है ना, लगाना चाहता हूं, तो उसके साथ साथ तुम परफॉर्मेंस के बेसिस पे इवेलुएट करो कि रिस्क कितना है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेलुएट करो कि रिस्क कितना है। सर जैसे कि अगर कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं मतलब भी तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं सर मतलब भी परफॉर्मेंस खराब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर, है ना, और ये सब चीजों के बारे में है तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे बढ़िया सा तुमको चार्ट के थ्रू मतलब समझाया था इंटरनल कंट्रोल, है ना, उसके लिंकेजेस बढ़िया सा मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि कैसे कैसे होता है ना, ईआरएम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इसके बारे में तुमको बताया था। फिर हम आगे आते हैं। फिर मैंने तीनों का लिंकेज समझाया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स का, और इंटरनल कंट्रोल क्यों जरूरी है, और डिफरेंस बिटवीन ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने तुमको बताया। फिर हमने गया था रिस्क कल्चर के बारे में, मैंने बताया था रिस्क कल्चर जो भी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लाना है, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हर एक जगह लाना है। फिर सब जगह आके बोले कि भैया हमें भी रिस्क कल्चर का डेफिनेशन देना है। सबसे पहला बोला बेसिल देना है, मैं बोला दे दे भाई। फिर इसने भी आगे बोला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, उसने भी दे दिया। फिर मैंने बताया कि कुछ अगर कंपनी में साउंड रिस्क कल्चर डेवलप करना है तो इन फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, इन फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, केसेस एग्जांपल, केसेस और एग्जांपल के बारे में हमने बताया कि कुछ कुछ केसेस है, कैसे कैसे केसेस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। जब मैं इंटीग्रिटी और, है ना, इंटीग्रिटी इन लीडरशिप और इंटीग्रिटी की बात करता हूँ, है ना, तो इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी इन लीडरशिप के बारे में मैंने समझाया था, इंटीग्रिटी लीडर कौन होता है, कैसे होता है, वो सब चीजों के बारे में देखें। फिर मेरी बात आती है इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी रिपोर्टिंग, इसमें मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा और समझाया था कैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फिर बोलता है इंटीग्रेटेड रिस्क मतलब क्या, क्यों हमें इंटीग्रेटेड रिस्क का जरूरी है, क्योंकि ये 4 चीजें मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलाइननेस, है ना, डेप्थ एंड क्वालिटी नहीं रहती साहब रिपोर्ट में, इसलिए मुझे एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए। फिर मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 8 ऐसे सिद्धांत है। सबसे पहला बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू दो, दूसरा बोलता है हमें ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू में हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, और दूसरा बोलता है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताओ। दूसरा बोलता है कि गवर्नेंस के बारे में बताओ, गवर्नेंस प्रिंसिपल कैसे है, किस तरीके से काम कर रहा है वो बताओ। बिजनेस मॉडल, उसमें मैंने एक बढ़िया सा चार्ट समझाया था तुमको, इनपुट आउटपुट, बिजनेस एक्टिविटीज और आउटकम्स के बारे में। फिर हमने देखा था कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। फिर मैंने बताया था स्ट्रेटेजी एंड रीएलोकेशन, है ना, रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रिसोर्स एलोकेशन है, उसके बारे में बताया था। परफॉर्मेंस के बारे में बताना पड़ेगा जब भी तुम क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना रहे हो, आउटलुक के बारे में बताना पड़ेगा, ओवरव्यू क्या है वो बताना पड़ेगा, और बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन सब किस बेसिस पे बनाया वो तुमको बताना पड़ेगा। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग, यहाँ पे ज्यादातर तुम्हें ज्ञानबाजी की बात की गई है, बट यहाँ पे तुम्हारे को बताया गया कि यूएस में कैसे करना है। फिर तुम्हें, है ना, अलग अलग इसका तुमको बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट पे, है ना, यूएस के बारे में बताया गया, यूरोप के बारे में बताया, जर्मनी के बारे में बताया, एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में बताया, और एंड में ये बोलता है कि होलिस्टिक रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स में तुम्हें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, ये होलिस्टिक रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर में किस किस चीजों की जरूरत है। और ये जो पॉइंट है कॉपी पेस्ट है, सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस का, जो हमने 7.1 में पढ़ा था।
नेक्स्ट बोलता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाइए आईटी का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और हमें डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाना पड़ेगा फ्यूचर में बचने के लिए, है ना। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आईटी का इंपॉर्टेंस यहाँ इन जगहों पे इन जगहों पे है, मतलब आईटी रिस्क इन जगहों पे है और ये लोग आईटी को रिस्क यूज करते हैं और हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं चीजों को, उसके बारे में बताया। फिर ये बोलता है कि फेलियर ऑफ आईटी, अगर आईटी का फेलियर हुआ है, फेलियर ऑफ आईटी कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर फेलियर हुआ है तो इन कारणों की वजह से फेलियर होता है, वो हमने देखा। फिर हमने 3 मेजर्स के बारे में बात किया, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, डिटेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स। इस पे मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, और इस पे केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, वो भी मैंने तुमको बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आगे मैंने बताया था कि अगर मुझे डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया हो तो उसका टेस्टिंग क्यों जरूरी है, इन कारणों की वजह से मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा, है ना, इन कारणों की वजह से मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा। भैया इज्जत से पढ़ लो, अब नेक्स्ट लेक्चर कैसे मिलेगा उस पर गाइडलाइन आ जाएगी, बट अभी तक के ढंग से पढ़ लो। इंडेक्स भी काफी अच्छा बना लिया है इसका, कुछ चेंजेस होंगे तो एक्सेल में कर लेना, है ना, खुद से ही। और बाकी तो फिर पढ़ाई करो चैप्टर नंबर 4। अब बचते हैं 2 लेक्चर, है ना, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साहब। उससे आता है अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का चैप्टर नंबर, कौन सा, 5 और 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा उससे तो भैया 30 मार्क्स का है। अभी तक के 70 मार्क्स का अपना कवरेज हो चुका है ना। इज्जत से पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो, टेस्ट दो। काफी लोगों ने टेस्ट 2 नहीं दिया है ना, बहुत कुछ लोग बहुत शाणे है भैया, उसमें मैं बताता हूँ क्या करते हैं, टेस्ट 3 दे देंगे सर। जो भैया टेस्ट 3 जरूरी है ना सर लेक्चर खुलने के लिए, टेस्ट 2 थोड़ी जरूरी है। भैया मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है, मैं ऐसा बोल दूंगा अगले लेक्चर में, जो टेस्ट 2 देगा उसी को ही अगला लेक्चर मिलेगा, वो भी बोल सकता हूँ मैं। टेस्ट 2 देगा मतलब सर उसमें पास होना डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, दो तो सही, पेपर तो दो, सिर्फ पेपर दे दिए अगला लेक्चर मिलेगा, वैसा भी कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो। तो मेरे को चैलेंज मत करा करो यार, मतलब फिर फंस जाओगे सब लफड़े में, पहले ही बता रहा हूँ। तो भैया ऐसे जो स्किप करते हैं ना टेस्ट वेस्ट और ये सब, दिखता है, पता पड़ जाता है, सिर्फ लेक्चर के लिए तुमने टेस्ट दिया है कि पढ़ाई के लिए टेस्ट दिया है, समझ में आ जाता है भाई, इतने भी वो नहीं है, अभी सीए बन गए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, ठीक है।